मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, जितने भी सचिवालय हैं उन सब में दे चुके हैं और सब जगह से तहसील तक बात आती है और तहसील में आकर हमारी हर समस्या का समाधान इतने प्रयास करते हैं हमारे अधिकारी कि उसको यही दबा कर बैठ जाते हैं और उसका संज्ञान नहीं लेते। तो आज हमने उस संज्ञान को निभाने के लिए प्रशासन की आंखें, कान, नाक सब खोलने के लिए ये शांतिपूर्ण आंदोलन किया है। ये आंदोलन आज केवल सांकेतिक है। अगर हमारी बात नहीं मानी गई तो ये आंदोलन बहुत बड़े आंदोलन के रूप में बस अड्डे पर बाबा भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति के नीचे लगातार चलेगा जब तक हमारा समाधान नहीं होगा। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय संविधान। हमारा तहसील प्रशासन जिंदाबाद, एसडीएम साहब जिंदाबाद, हमारे सबसे बड़े पुलिस अधिकारी एसीपी साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद, हमारे ईओ साहब नगर पालिका जिंदाबाद, जिंदाबाद। हालांकि हमारा सारा काम जो 26 कॉलोनी का नियमितीकरण में सबसे बड़े बाधक ईओ साहब है नगर पालिका है, लेकिन वो भी जिंदाबाद बोलिए ईओ साहब। तहसील प्रशासन जिंदाबाद, तहसील प्रशासन जिंदाबाद और हमारा नगर पालिका का प्रशासन जिंदाबाद, जिंदाबाद। मैं कुछ कहना चाहूंगा। अधिशासी अधिकारी जी सिविल कोर्ट गाजियाबाद के अंदर एक केस के अंदर लिख के देते हैं कि D47, D47 रेलवे जब तो हमारे साथ है वहाँ की बात कर रहे हैं। आज इधर आ जाए। इधर आ जाना यार। D47 वहाँ क्या बैठे एक क्वार्टर है जिसके बारे में हमारे ईओ साहब नरेंद्र मिश्र जी, कौन है हमारे नरेंद्र मिश्र जी, कौन है ईओ साहब, और वो एक केस में सिविल कोर्ट में गाजियाबाद के अंदर एफिडेविट के ऊपर लिख के देते हैं। फर्स्ट क्लास ऑफिसर है, कोई छोटे मोटे ऑफिसर नहीं है, फर्स्ट क्लास ऑफिसर है, लिख कर देते हैं कि ये नगर पालिका की संपत्ति है। और जब वही ईओ साहब नरेंद्र मिश्र जी अपनी बात, इसी बात को 26 कॉलोनी के विषय में इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर खुद ना जाकर किसी छोटे अधिकारी की गर्दन फंसाते हुए, जिनका नाम है ललित कुमार त्यागी, जो कि रिटायर्ड हो चुके हैं, कि उनकी पेंशन भी खतरे में पड़ जाए, उनसे घुमा फिरा कर लिखवाते हैं कि योगेश तिवारी जी का बहुत बहुत स्वागत। योगेश शर्मा जी, योगेश शर्मा जी कह दो। योगेश शर्मा जी का बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत। इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर ये लिखवाते हैं कि ये संपत्ति मोदियों की है। फिर से सुनिए, खुद लिख कर देते हैं गाजियाबाद सिविल कोर्ट के अंदर कि ये नगर पालिका की संपत्ति है, एफिडेविट के ऊपर, जिसमें लिखा होता है कि मैंने इसमें जो कुछ कहा है सब सच है और इसमें गलत पाया जाए तो उन्हें 2 साल की सजा हो जाए। और वही ललित त्यागी जी से इलाहाबाद हाई कोर्ट में एफिडेविट पर लिखवाते हैं ये मोदियों की संपत्ति है। अब ऐसे अधिकारी को भ्रष्टाचारी कहें या सदाचारी कहें, जो भी कहें, लेकिन ईओ साहब भी जिंदाबाद। नगर पालिका के ईओ साहब जिंदाबाद, ईओ साहब नगर पालिका के जिंदाबाद। ये हमने आपके सामने मिसाल पेश की है कि हमारा आंदोलन, हमारा ये सांकेतिक धरना बिल्कुल गांधीवादी है। हम किसी की मुर्दाबाद नहीं कहेंगे, चाहे वो कितना ही गलत कर रहा हो, चाहे वो हमारा खून भी पी जाए, तब भी हम उसे जिंदाबाद ही कहेंगे। अब आते हैं 26 कॉलोनियों की रेगुलराइजेशन की बात। 26 कॉलोनियों की रेगुलराइजेशन का सन 2017 में जब अखिलेश जी की सरकार हुआ करती थी यहाँ उत्तर प्रदेश के अंदर, उससे पहले से ही ये इशू चला आ रहा है और उसमें धीरे धीरे काफी कुछ प्रोग्रेस हुई। लेकिन अब पिछले 2-3 साल से लगभग हम कह सकते हैं 2022 से
जब हमारी ये नई नगर पालिका का गठन हुआ और हमारे नए अधिशासी अधिकारी जी आए, उसके बाद से उसकी गति बिल्कुल कमजोर पड़ गई है, धीमी पड़ गई है। क्योंकि अब उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया है कि बजाय ये सरकारी संपत्ति होने के ये मोदियों की संपत्ति है। तो अभी हमारे एक बुजुर्ग लोग कह रहे थे बीरबल की कथा सुनाते हुए कि बीरबल ने भी कभी अकबर को ये कहानी सुनाई थी कि एक आदमी अगर एक दिन एक बात बोले और दूसरे दिन दूसरी बात बोले तो उसके मुंह को मुंह कहना चाहिए या क्या कहना चाहिए वो हम नहीं कहेंगे। कि वही अधिशासी अधिकारी यहाँ कहता है कि ये गाजियाबाद के अंदर ये किसकी संपत्ति है, आप सब लोग बोले किसकी संपत्ति बताई उसने, नगर पालिका की। गाजियाबाद सिविल कोर्ट में नरेंद्र मिश्र जी ने ईओ साहब ने कहा ये संपत्ति किसकी है, नगर पालिका की। और इलाहाबाद हाई कोर्ट में ललित त्यागी जी से क्या कहलवाया, ये मोदियों की संपत्ति है। तो ऐसे मुंह को मुंह कहें या कुछ और कहें, या अब आप सोचना। अब हम आगे की बात पर चलते हैं। ये सरकारी संपत्ति है, ये हम नहीं कह रहे। 2017 और 2018 में एडीएम फाइनेंस राजेश यादव जी हुआ करते थे। डीएम साहब की डायरेक्शन पर, डीएम साहब उस टाइम पे निधि केसरवानी जी हुआ करती थी। 8 उच्च अधिकारियों ने, 8 उच्च अधिकारी जिनका 8 उच्च अधिकारी पेश कर रहे हैं। तेजपाल पुरसवाल जी ने उठाया था मोदी स्टील वाला मामला, उसमें मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं एक मामला जरूर बोलूंगा कि सन 2012 और 17 के बीच में अखिलेश जी की सरकार रहते हुए तत्कालीन विधायक मोदी नगर जी ने करीब 700-800 लोगों का हिसाब करवाया था, लेकिन उनका मूल का हिसाब हो पाया था, उनका ब्याज लगभग 250% वो मोदी खा गए। वो मोदी स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स का मैनेजमेंट खा गया, जो कि हर व्यक्ति की, हर श्रमिक की करीब 1.5-2 लाख रुपए जो है खा गए। 700 लोगों का हिसाब लगाया जाए तो 14 करोड़ रुपया मोदी स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स का मैनेजमेंट खा चुका है। ये बात भी हम वर्तमान हमारे उप जिलाधिकारी महोदय उनके संज्ञान में लाना चाहेंगे। और तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट मामला मैं लाना चाहूंगा कि मोदी पॉन की जमीन पर 2019 के अंदर 26/56/2020 एक हाई कोर्ट का 2019 हाई कोर्ट का मुकदमा था, उसकी डायरेक्शन थी और प्रशासन की डायरेक्शन थी, शासन प्रशासन की। 342 बीघा जमीन, लगभग 1000 करोड़ रुपए उसकी सरकारी कीमत जो यहाँ के तहसीलदार साहब ने आंकी थी, उस पर मोदी पॉन मैनेजमेंट कब्जा करे बैठा है। जबकि इस तहसील के रेवेन्यू रिकॉर्ड में, उप जिलाधिकारी महोदय ध्यान से सुन लें, इस तहसील रिकॉर्ड के रेवेन्यू रिकॉर्ड में और शासन प्रशासन के उद्योग विभाग के प्रमुख सचिव अमिताभ अजीत कहते हैं कि ये उत्तर प्रदेश सरकार के रिकॉर्ड में चढ़ चुकी है और उस पर वहां का मोदी पॉन मैनेजमेंट जो है कब्जा करे बैठा है। उनका कब्जा तुरंत मुक्त करवाया जाए, वहां पर ताला लगाया जाए। क्यों दीक्षित जी, ये सही है या गलत है? यहाँ के सारे भाई बताएं। 342 बीघा जमीन जो सरकार की अपनी हो चुकी है, सरकार ने अपने रिकॉर्ड में पिछले कितने साल हो गए, 7 साल, उस पर कब्जा क्यों नहीं ले रही? 7 साल ही गलत बोल गया मैं, 9 साल हो गए हैं। 1500 करोड़ की जमीन है, उसमें सरकार अपने कब्जे में ले, सरकार उसमें इंडस्ट्रियल जोन बनाए, सरकार गरीबों के लिए मकान बनाए, सरकार उसमें गौशालाएं बनाए, सरकार उसमें बस अड्डा बनाए, सरकार उसमें कुछ नहीं करे। तो मैंने तो केवल ये 3 बात कहनी थी, इसके साथ मेरी बात खत्म। दूसरा राउंड अगर मुझे मिला तो मैं जरूर बोलूंगा। धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद। सभी पत्रकार महोदय का मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं कि हमारी इस समस्या को अपने कलम से, अपने वाणी से, अपने संयम से
सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। मैं यहाँ के वकील, यहाँ के प्रशासन, यहाँ की सारी धरती से सहर्ष उनका धन्यवाद करता हूँ कि वो हमें जैसे भी सहयोग हो सके सहयोग करें। मैं अब आपको कुछ समस्याओं के बारे में बताना चाहता हूँ। भारती जी हमारी बाइट लें और इस बाइट को मतलब जो है उजागर करें। उनके लिए मुर्दाबाद, ईमानदार अधिकारी जिंदाबाद और भ्रष्ट अधिकारी मुर्दाबाद। जो अधिकारी कहीं कुछ बोलता और कहीं कुछ बोलता हो, वो अधिकारी ईमानदार कैसा हो जाएगा? अभी जैसे हमारे सैनी जी ने बताया, नगर पालिका के 2 अधिकारी गाजियाबाद में कुछ बोलते और कोर्ट में कुछ बोलते हैं, तो अधिकारी ईमानदार कैसा हो जाएगा? जो भ्रष्ट अधिकारी है उसके लिए तो मुर्दाबाद ही निकलेगी। और हर एनजीओ में और हर परिवार में 2 तरह के व्यक्ति होते हैं। सब जगह ना तो गांधीवादी हो सकता और ना ही हिंसावादी हो सकता है। तो हर संगठन में हर तरह के व्यक्ति हैं। तो मैं तो सही को सही और गलत को गलत बोलना जानता हूं ना। और ये जो संगठन हमारा मजदूरों का संगठन है, इसमें भी हम 2 साल से काम कर रहे हैं। ना तक किसी से झुके हैं ना दबे हैं। सही को सही कहेंगे और गलत को गलत कहेंगे। लगभग 2-2.5 साल से कागजों के पीछे भगा दिया जा रहा है। कभी कहते हैं कि गाजियाबाद डीएम ऑफिस में वो कागज है, हमारा संगठन गया और वहां उन कागजों की पैरवी की और वो कागज इतना मोटा गट्ठा लाकर हमने तहसील परिसर में दिया। फिर हमने मुलाकात करी अधिकारियों से। सबसे बड़ी समस्या क्या है? जब किसी अधिकारी की समझ में कोई बात आती है तो उसका ट्रांसफर या तो होता है या करवा दिया जाता है। ये कोई हल्का फुल्का मामला नहीं है, ये बहुत बड़ा मामला है। लेकिन अगर दूसरी दृष्टि से देखोगे तो जो इसमें पीड़ित 50,000 लोग हैं, 50,000 मजदूर है, कर्मी हैं, उनकी तरफ कोई नहीं देखता है। जहां बल चलता है और पैसे की शक्ति चलती है, वहां मजदूर बेचारा हल्का पड़ जाता है। लेकिन यह भी सच्चाई है, जब किसी पीड़े को उठाकर मजदूर लोग और मजदूर लोग के संग चलेंगे तो आज न कल उसमें कामयाब होकर रहेंगे। बस तो मुख्य बातें आई हैं। अपनी वाणी को यही विराम देता हूं। जब तक ये परेशानी चलेगी इसमें सदा साथ रहूंगा। जय हिंद, जय भारत। और मैं फिर से अपने झा साहब को निमंत्रण देना चाहूंगा, क्योंकि मैं झा साहब की वाणी से इतना उत्साहित हूं, इसलिए उत्साहित हूं कि हम और झा साहब एक जगह भी यात्रा में गए थे और हम और झा साहब 1 हफ्ते साथ रहे। आप जैसे लोग हमारे साथ रहेंगे तो धरना बिल्कुल भी कमजोर नहीं पड़ेगा। जिंदाबाद। जो कोर्ट में इलाहाबाद लगाया उसमें मिश्रण है, क्लियर नहीं। जो क्लियर है अब ये नगर पालिका की संपत्ति है, वो गाजियाबाद सिविल कोर्ट में लगाया और गाजियाबाद सिविल कोर्ट ने तय कर दिया कि ये सरकारी संपत्ति है। जिसमें जिस मकान में नगर पालिका ने ये लगाया है कि ये संपत्ति सरकारी है, उस कोर्ट ने ये मान लिया है और निर्णय दिया है कोर्ट ने, मतलब जो है उस मुकदमे में कि ये नगर पालिका की संपत्ति है, सरकारी संपत्ति है, नगर पालिका की भी नहीं सरकारी संपत्ति है, ये और किसी की संपत्ति नहीं है। अब जो हम सब बात आप लोगों को बता रहे हैं, कह रहे हैं, ये तो प्रत्येक आदमी, प्रत्येक लड़ाई लड़ने वाला, जिन्होंने भी अब तक लड़ाई लड़ी है, बहुत सारे लोगों ने तरह लड़ाई लड़ी है। ये लड़ाई केवल और केवल नियमितीकरण की है। गरीब और मजदूर और किसान के लिए डॉक्टर केन मोदी जी ने अपने लेटर के माध्यम से भी लिख के दे रखा है कि ये मकान मजदूरों के नाम कर दिया जाए और मजदूरों से किसी भी तरह से खाली ना कराया जाए, चाहे वो नौकरी छोड़ दे, चाहे वो सस्पेंड कर दिया जाए, चाहे नौकरी से निकाल दिया जाए, किसी भी तरीके से उसके साथ को अत्याचार हो तो वो मकान खाली नहीं करेगा। ये केन मोदी ने भी लेटर लिख के दे रखा है, वो लेटर हमने कागजों में हर जगह लगा के दे रखा है। दूसरी समस्या, ये 100% जितनी आज तक रिपोर्ट लगी है उनमें सरकार ने सरकारी संपत्ति माना है और ये सरकारी संपत्ति है। और इस सरकारी संपत्ति को आज की तारीख में हमारी नगर पालिका और हमारी तहसील दोनों मिलकर बिकवा रही हैं। ये किसी से अनभिज्ञ नहीं है।
अगर कोई ये कहता हो नहीं ऐसा नहीं है तो वो यहाँ मंच पर आके बता दे कि ये बात बिल्कुल गलत कह रहे हैं आप। हम छाती ठोक के कह रहे हैं, अभी भी ये कॉलोनी कट रही है, सरकार ने उसको रुकवाया, फिर दोबारा चालू हो गई। मैं हरमुखपुरी गेट नंबर 2 की बात कर रहा हूँ आपसे, हरमुखपुरी गेट नंबर 1 की बात कर रहा हूँ आपसे। हरमुखपुरी गेट नंबर 1 पे मकान लिया और उस मकान को हमने कब्जा मुक्त कराया, फिर दोबारा इन्होंने कब्जा करवा दिया। ये नवरात्रि के समय की बात है। पटवारी उनने इन्फॉर्म किया, पटवारी ने खुद जाकर के काम नहीं कराया और पटवारी जी ने खड़ा होकर के उसकी 4 दीवारी करवा दी। तो हम कहीं भी गलत नहीं है, हम कहीं भी असत्य नहीं है, हम सत्य के साथ हैं। सत्य की बात आप लोगों के बीच में कर रहे हैं और हम पब्लिक को भी यही बात बता रहे हैं। हमने कॉलोनियों में जाकर के यही बात बताई है और ये 101% सत्य है, सत्य का ये आंदोलन है। और हम केवल अपनी समिति के द्वारा आप लोगों को अवगत कराने के लिए आए हैं। जय हिंद, जय जवान, जय किसान, जय संविधान। पीछे या तो भ्रष्टाचार में लिप्त है शासन, अगर भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं है तो स्पष्ट आकर के सामना क्यों नहीं करता। मेरे कहने का अभिप्राय यह है, जिस संपत्ति को विधायक जैसे पारिवारिक सदस्य खरीद सकते हैं तो गरीब मजदूर क्यों नहीं उसका मालिक हो सकते? क्या कारण है? अंत में मैं ज्यादा तो कुछ नहीं कह सकती क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा इसके विषय में जानकारी भी नहीं है, लेकिन चूंकि मैं भी इस समस्या से पीड़ित हूँ, इतना अवश्य कहूंगी, खुल जाएंगे सभी रास्ते, तू रुकावट से लड़ तो सही, सब होगा हासिल, तू अपनी जिद पर अड़ तो सही। ये मेरी लाइनें कुलदीप जी को समर्पित है और मैं ये उम्मीद करती हूँ। हाँ, इतना जरूर कहूंगी कि जैसा कि झा साहब ने बताया कि डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती हैं बसेरा, अब वो भारत नहीं है, न ही वो शासन है, न ही वो प्रशासन है। अब सोने की चिड़िया कहाँ बसेरा करती हैं, कहाँ ईमानदारी बची है? जहाँ इतना सताया जा रहा है, इतना परेशान किया जा रहा है, क्या जरूरी है जिस समस्या को 4 आदमी हल कर सकते हैं उनके लिए 400 की आवश्यकता पड़े? तो उधर से निकल जाया करेंगे लोग। जब समस्या 4 आदमियों से हल हो सकती है तो अन्यथा गरीब आदमियों की मजदूरी छोड़ करके आपके आंदोलन में आकर के बैठे, आपसे जिद्दोजहद करें, क्या आवश्यकता है? भलाई इसी में है कि इसको जल्द से जल्द निपटाया जाए और किसी को ऐसा मौका न दिया जाए कि किसी की मेहनत की मजदूरी का किसी तरह से कोई क्षति हो। मेरा यही कहना है, अगर मैंने इसमें कुछ गलत कहा हो तो मैं उसके लिए क्षमा कर दूं। हाँ, इतना जरूर कहूंगी शासन से कि अगर वास्तव में सरकारी संपत्ति है ये, तो इसका क्लैरिफिकेशन क्यों नहीं कर देते? क्यों चूहे की तरह दिल में बैठे हुए हैं? शेर की तरह बाहर निकल के आइए, दहाड़िए कि आप कैसे कह रहे हैं हम आपका काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तुरंत हमें अवगत कराइए कि यहाँ तक पहुंच गया है और भविष्य में ये होने वाला है। अवगत कराइए। दुम दबा के बैठने का मतलब क्या है? कायरों की तरह या तो आप ही शासन में लिप्त है भ्रष्टाचार में और अन्यथा कोई ना कोई साजिश है इसके पीछे। बस मैं यही अपनी बाणी को विराम देती हूँ। और मुझे कहना भी पड़ता है दुख के साथ कि भाई, जिन लोगों की छाती पर आपने पैर रख के आपने राजनीतिक कैरियर शुरू किया है, आज वही लोग जो जनप्रतिनिधि बैठे हैं, जिन्हें हमने चुना है, आज बड़े शर्म की बात है और हमें कहने में बड़ी लज्जा आती है कि आज कोई जनप्रतिनिधि इस मुद्दे को, मजदूरों को जो मुद्दा है 26 कॉलोनियों का, इस मुद्दे को उठाने के लिए तैयार नहीं है। उनकी क्या मजबूरी है, क्या मजबूरी नहीं है, ये हम नहीं बता सकते सार्वजनिक तौर पर, लेकिन जो भी मिल से नेता पैदा हुआ है उसने अपनी जेब भरने का काम किया है, मजदूरों की तरफ उसने देखने का काम नहीं किया। और हमारा जो 26 कॉलोनी में मजदूर रहता है वो इस पीड़ा से त्रस्त है और इस पीड़ा से त्रस्त होकर आज एसडीएम साहब के यहाँ दरबार में अपने न्याय की गुहार लगाने आया है। तो मैं सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं और मैं आपका हौसला भी बढ़ाता हूं कि अधिवक्ताओं की तरफ से जो भी आपको मदद होगी या डॉक्यूमेंट की जरूरत होगी, हमारा अधिवक्ता समाज आपके पास, आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर तन मन धन से आपके साथ है। लेकिन जो मुद्दा उठाया है वो चिंगारी एक दिन अंगार बन के निकलेगी, ये मैं कहना चाहता हूं अपने क्षेत्र की तरफ से और अपने शहर की तरफ से। लेकिन ये बड़ा दुख का विषय है कि जो जनप्रतिनिधि हमने चुन के विधानसभा में भेजे हैं या पहले भेजे थे या वर्तमान में भेजे हैं, उन्हें निश्चित रूप से विधानसभा के अंदर ये मुद्दा मजदूरों का उठाना चाहिए था।
लेकिन उनमें मुझे ऐसा लगता है कि उनमें इस तरह का दम मुझे दिखाई नहीं देता कि वो मजदूरों की लड़ाई को विधानसभा से तक उठाकर ले जाएंगे। ये बड़ा खेद का विषय है। वे मौन क्यों है, इसका कारण वो ही जानते हैं और पब्लिक भी जानती है कि वो मौन आज क्यों है। मोदी के सामने आज वो पंगु है बिल्कुल। वो अपनी बात, अपने मजदूरों की बात, जिन मजदूरों ने वोट देकर बनाया है, वो अपनी बात, उनकी बात विधानसभा में उठाकर क्यों नहीं ले जाते, ये मैं प्रधान नेताओं पर लगाकर जा रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की। पुलिस प्रशासन प्रांगण में जो हम लोग सभी इकट्ठे हुए हैं यहाँ पर, सब लोगों की तरफ से मैं अपने शहर के प्रशासनिक मालिक ही बोले जाते हैं, एसडीएम साहब हमारे, उनको अपनी समस्याओं से अवगत कराना चाहता हूँ। मैं उनके संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि जितनी भी मोदी नगर में श्रमिक कॉलोनियां हैं, करीब 7,000 आवासों का ये मसला है, कोई छोटा मसला है नहीं। हमारे जितने भी मकानों में मजदूर निवास कर रहे हैं, अधिकतर मजदूर रिटायर हो चुके हैं। रिटायरमेंट की आयु सीमा 60 वर्ष होती है। कुछ लोग यहाँ पर जो बैठे हुए हैं 75 वर्ष आयु में हैं और सभी लोग बड़े त्रस्त हैं मोदी परिवार से। हमारे शहर में जितने भी आवास बने हुए हैं, जो मजदूर रह रहे हैं, उनमें उन सबका बकाया पीएम ग्रेच्युटी के रूप में मोदी समूह पर बकाया भी है। उसके बावजूद भी मोदी समूह मजदूरों को प्रताड़ित करने का कार्य कर रहा है। मजदूरों पर तरह तरह के केस लिखवाए जा रहे हैं। किस लिए केस लिखवाए जा रहे हैं? आवासों के लिए, कि आप आवास खाली कर दीजिए। मजदूरों का कहना है कि ये सरकारी आवास है, मोदी समूह ने केवल इनको बनाने का कार्य किया है, निर्माण एजेंसी के रूप में कार्य किया है, ना कि मोदियों के हैं। ये सरकारी जगह पर सरकारी अनुदान से बनाए हुए मकानों में रहने का हक केवल और केवल मजदूर परिवारों को है। और मजदूरों को ये जितने भी आवास हैं, नौकरी के दौरान भी और नौकरी के बाद भी देने का सरकार ने ऐसा गजट में लिखा हुआ है। उस प्रकार के सभी कागज हमने एकत्रित करके सारे शासन प्रशासन को दे दिए हैं। लेकर तहसील से एसडीएम साहब, डीएम साहब, ऊपर कमिश्नर साहब जो भी हैं हमारे, सभी को हमने उन कागजों से अवगत कराया है। परंतु पता नहीं क्यों आज तक इस लड़ाई को एक तरफा करके खत्म नहीं किया गया है। मोदी समूह अपने पैसे के बल पर इन सभी केसों को सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट, सब जगह लेकर गए हैं। जब भी कभी शासन प्रशासन इसमें रुचि जगाता है तो या तो उनके अधिकारियों के ट्रांसफर कर दिए जाते हैं और या फिर उनको जो है कोई लाभांश वगैरह दे करके उनको चुप करा दिया जाता है। हाई कोर्ट वगैरह का भी दुआई कई बार मोदियों द्वारा दी गई है कि हमारे केस हाई कोर्ट में चल रहे हैं, जो वहां पे निर्णय होगा वो मान्य होगा। हम ये कहना चाहते हैं कि ये गरीब मजदूर 50-60 हजार मजदूर हैं, ये बेचारे परेशान हैं। इनके पास किसी को देने के लिए, खर्चे के लिए कोई पैसा तो है नहीं। ये तो आप लोगों को दुआएं दे सकते हैं, केवल बुजुर्ग लोग हैं। यदि इनके आवासों का नियमितीकरण हो जाता है, इनको उनके मालिकाना हक मिल जाता है, इनका बकाया धन जो मोदी परिवारों के पास में रखा हुआ है वो मिल जाता है, तो ये लोग आपको, प्रशासन को, सरकार को, सभी को दुआएं देंगे। मेरा मानना है कि आज भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का 75वां जन्म दिवस है। हम उनसे भी प्रार्थना करेंगे आपके द्वारा कि आप हमारी आवाज को वहां तक पहुंचाएं, सूबे के मुखिया श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी तक हमारी बात पहुंचाएं, आवास विकास मंत्री और जो मंत्री और हैं जो हमारे कार्यक्रम इससे जुड़े हुए हैं आवासों से, उन सभी तक आप अपने पत्र के माध्यम से हमारी आवाज को पहुंचाएं ताकि गरीब मजदूरों का कुछ भला हो सके। हम ये चाहते हैं कि हमारे जितने भी मजदूर भाई हैं सब काफी बुजुर्ग हो गए हैं। अभी हाल ही में हमारे एक मजदूर साथी की संघर्ष करते करते मृत्यु हो गई है। हम लोग चाहते हैं कि आगे कोई हमारा भाई ना गुजरने पाए।
हमारे बुजुर्ग ना गुजरने पाए, उनके सामने ही इन आवासों का फैसला हो जाए, ताकि हमारे जितने भी बुजुर्ग साथी हैं इन सबको जो है ना भगवान के पास जाने से पहले इनको ये लग जाए कि ये जो आवास जिनमें आप 40, 50, 60 वर्षों से निरंतर रह रहे हैं, ये वास्तव में आपको दे दिए गए हैं। हमारा सरकार से और प्रशासनिक अधिकारियों से यही अनुरोध है कि इन गरीब आदमियों की विनती को सुना जाए, उस पर उचित कार्रवाई करी जाए। आपके द्वारा पता नहीं किस तरह से कौन सा पुण्य कार्य ये सिद्ध हो जाएगा। हम आपसे बार बार अनुरोध करते हैं महोदय की कि हमारे जितने भी वर्कर हैं इन सबकी पीड़ा को सुने, समझें और इसका निराकरण करने का पूरा प्रयास करें। हम जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति एक पद पर बहुत ज्यादा लंबे समय तक नहीं रहता है, परंतु आपके द्वारा किए गए सभी प्रयास आपके द्वारा किए गए सभी प्रयास सराहनीय होंगे और हमारी समिति हमेशा आपका गुणगान करेगी और आभार व्यक्त करेगी। मैं ऐसी आशा करता हूं कि आप आज हम लोगों के यहाँ एकत्रीकरण से आप कहीं ना कहीं दिल से लेकर इस बात को समाधान करने का प्रयास करेंगे। हमारे जितने भी लोग आज यहाँ बैठे हुए हैं ये सब समिति के सदस्य हैं हमारे। हमने यहाँ कोई भीड़ जुटाने का कोई कार्य नहीं किया है। आज हमने केवल आपको प्रार्थना करने के लिए, हमने ये दिखाने के लिए कि किस किस आयु वर्ग के लोग पीड़ित हैं, यहाँ पे हम लोग इकट्ठा हुए हैं आपके पास और आपके माध्यम से अपनी आवाज को उच्च अधिकारियों एवं राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार को पहुंचाना चाहते हैं। हम धन्यवाद करते हैं आपका। अगर आज आप हमारी बात को सुनेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। धन्यवाद। जय भारत माता की। भारत माता की। भारत माता की। भारत माता की। माता की। बहुत हृदय से निवेदन कर रहे हैं सरकारी तंत्र से अपनी बात को मनवाने के लिए, अपनी आवाज को वहां तक पहुंचाने के लिए जहां से हमारी समस्या का समाधान हो। देखिए, हमारी समस्या का समाधान तो बहुत पहले हो चुका था, जो बार बार आप लोगों के बीच में आ रहा है। मैं आप लोगों को दिखा दूं, ये 2014 का लेटर है जिसमें सरकारी संपत्ति घोषित करके नगर पालिका को आदेश किया गया है। जो बार बार एक क्वेश्चन आता है कि आप उन लेटरों को क्यों नहीं दिखाते, उन प्रपत्रों को क्यों नहीं दिखाते, तो आज हम उन प्रपत्रों को भी दिखा रहे हैं कि देखिए, प्रपत्र जो है नगर पालिका को आदेशित है कि नगर पालिका इन मकानों को अपने अंडर में लेकर मजदूर का नियमितीकरण करके उनको अधिकार पत्र सौंपे। यह लेटर 2014 का है। ये 2016 का है। ये 2016 में एक 5 आदमियों की समिति बनी, उसने भी मतलब जो है सरकार को ये कह करके अपनी पूरी रिपोर्ट प्रेषित की थी कि ये सरकारी संपत्ति है, मोदियों का इसमें कुछ भी अंश नहीं है। मोदी केवल ठेकेदार था। मोदी ने तो इन क्वार्टरों के द्वारा बहुत सारी संपत्ति अर्जित की है और उस अर्जित करने के बाद जो सरकार में जमा करना था वो आज तक सरकार में जमा नहीं किया। सरकार के साथ भी अनदेखी करके सरकार को बहुत तरह से गुमराह कर रहा है। जो अभी तीसरा लेटर बहुत जल्दी का है। ये D47 क्वार्टर नंबर D लाइन रेलवे लाइन के किनारे सीकरी फाटक मोदी स्टील की कॉलोनी में है। ये मुकदमा अभी कार्यरत है, इसका समापन नहीं हुआ, लेकिन इसमें सरकार ने, इसमें कोर्ट ने ये मान लिया है कि ये मकान सरकारी है। मोदी का इसमें कुछ भी नहीं है, मोदी का इसमें कुछ अंश नहीं है, ये सरकार की मोहर है। अगर किसी को कोई शक हो तो इन कागजों को मेरे से ले सकता है। ये कागज सरकार की पक्की मोहर है, सरकार के कागज हैं, सरकार के लेटर हैं, सरकारी तंत्र का इसमें पूरा योगदान है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को पुनः विराम लगाता हूँ। हमारे बीच में हमारे बहुत पुराने साथी के हमारे बेटे गौतम जी आए हैं, वो भी अपनी वाणी से हमें 2 बात कहें। आए गौतम जी अपनी वाणी से, क्योंकि वो भी सभासद का चुनाव लड़ चुके हैं और इस समिति के सदस्य हैं। आओ आशीर्वाद दो, जल्दी आओ। सभी जो भी हमारे बुजुर्ग, हमारी माताएं, हमारे
नौजवान साथी भाई यहाँ पर जो लोग अपना कीमती समय निकाल कर आए हैं इस लड़ाई को लड़ने के लिए, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत। मैं उनके हाथ में माइक देता हूँ, उसके बाद से हमें अवगत कराएंगे हमारा कार्य कितना कर दिया, कितना करने वाले हैं। आज की नायब साहब हैं नहीं, आज सुबह आपको मैसेज मिला तो हमने संपर्क में हैं नायब साहब की तरफ आज की ट्रेनिंग है जो उन्होंने कल का समय दिया है। हमने कहा भी था कि फिर हम आपसे बात करें कब बुला लेंगे। हम ये चाहेंगे ना कि मतलब ये जैसे आज हम लोग बैठे हैं आप लोग ठीक है उसको जगाने के लिए चाहेंगे कि मतलब एक बार कोई क्या इससे करने से पहले एक बार हम लोग बैठ लेंगे और अगर जैसे मान लीजिए कि हमने वादा किया अगर उस वादा में अगर हम खड़े नहीं उतरे हैं या उस चीज़ के लिए हमने कमिटमेंट आपको किया अगर वो नहीं हुआ एक बार मैंने बात की है अगर ऐसा नहीं मतलब किसके एंड से क्या दिक्कत आ रही है। बहुत सी चीज़ें क्या होती कि जैसे मैंने हमने आपसे कहा कि ठीक है भाई कमेटी बना रहे हैं नायब साहब इस चीज़ को भेजेंगे। अब हमको मालूम है कि नायब साहब उस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, फिर डायरेक्ट पता लगा कि आप आए और कहीं नहीं हमको मालूम ही नहीं है तो काम किस एंड पे जाकर समाप्त हुआ है, क्या उसमें प्रोग्रेस हुआ है कि नहीं हुआ है। तो हम ये चाहेंगे कि कभी भी देखिए ये तो आपका अधिकार है, लेकिन ये सिचुएशन आने से पहले एक बार हम लोग टेबल टाक कर लें। अगर हमारा सहयोग नहीं मिलता है या आपको लगता है कि नहीं तो चीज़ें इसलिए जो सहयोग नहीं होगा तो निश्चित तौर पर फिर आपको समझ हम आपसे अनुरोध करेंगे कि मतलब एक बात आप कभी भी हो अगर हमारी पूरी टीम में कहीं भी सहयोग की भावना है कि नहीं आपके पास सहयोग नहीं किया जाता है तो निश्चित तौर पर हम एक बार बैठ लिया करेंगे। और हम चाहेंगे कि देखिए ये समस्या बड़ी है, बहुत दिन से हम लोग संघर्ष कर रहे हैं तो हफ्ते या 15 दिन में क्या बना के लीजिए कि हम 15 दिन एक बार बैठा करेंगे और प्रोग्रेस रिपोर्ट भी देंगे और जो आपके पास साक्ष्य होंगे वो भी आप दिया करेंगे, कुछ हम आपको मांगेंगे कि आपको और साक्ष्य दीजिए, तभी ये चीज़ें बढ़ सकेंगी और तभी हमें लगता है कि आपकी समस्या का समाधान हो पाएगा। ठीक है आज लंबी की 2-3 बार टॉक करने की आगे हमारे कहने वाला कि 2-3 बार अरे 2-3 बार की बात आज जिलाधिकारी महोदय हमारे बीच में आए, मैं इनका पहले हृदय से स्वागत करता हूँ। आज अगर ये नौबत हमारी बैठने की आई तो केवल इस वजह से आई कि आपको भी अवगत करा रहे हम बीच में 3 बार आए। जिस दिन आपके मेरी बात हुई थी तो आपने कहा था कि मैं एक समिति का गठन कर दूंगा और इस समस्या का समाधान जल्दी हो जाएगा। तो हम बीच में 3 बार आए, आप लोग से मुलाकात नहीं हुई, बराबर नायब तहसीलदार साहब से और तहसीलदार साहब से भी मुलाकात हुई, लेकिन उन्होंने कोई ठोस कदम आज तक नहीं उठाया। इसी बीच में हमारे साथी के साथ कोई अवसरता हो गई तो उन्होंने ये कहा कि भाई आज धरने पर बैठना, मगर चलो बैठो क्या दिक्कत है। लेकिन हमने किस साथी के साथ ईओ साहब हैं, उन्होंने इनकी बात को सुना नहीं, आज तक नहीं सुना, तो उनके खिलाफ इन्होंने आवाज़ बुलंद करने के लिए आप तक ये आज मामला पहुँचा है। अब आप ये समय बता दीजिए जिसमें हम ईओ की बैठक को बुला लें, साहब भी रहेंगे, ये टाइम आपने तय करना जब आप करें। और हमने ये निवेदन पहले भी किया था तो जब मैडम थी उन्होंने कहा ठीक है हम इनको वहाँ पर बोल देंगे, वो नहीं वहाँ पर कोई मैसेज पहुँचता नहीं पहुँचा। ठीक है आप देखिए सर इंडिविजुअल हमारी कुछ नहीं है। राइडर कमेटी के साथ राहुल बीच में बोलो मैंने ये कनेक्शन मांग रहे थे, कनेक्शन किया नहीं जा रहा और ये मांग नहीं इनके घर कनेक्शन लगा दिया। अब केवल ये है कि नगर पालिका को ही सारा मामला निपटाना क्योंकि सरकारी संपत्ति है। कोई दिक्कत नहीं जो आपके चल रहा है मतलब लगे और हमसे वार्ता के लिए वार्ता में ये समस्या है तो आप ईओ से बड़ा अब्दुल्ला साहब मिला के अब्दुल साहब और शुक्रवार को 2 बजे आप जो है ना आपको अवगत करा दीजिएगा, आप लेके सब कुछ ठीक है आपकी लोग शुक्रवार को 2 बजे ठीक है शुक्रवार को 2 बजे 5-7 आ जाइए ऐसा थोड़ी कि आप
अच्छा कार्य करें। अगर आप ये कार्य करें, ये आप सब याद रखिए। आज एक और बात बता दें, एसडीएम साहब तहसील इतनी बढ़िया तहसील है। अतुल साहब को बच्चा नहीं हो रहा था, उन्होंने हम गरीबों की सुनी, अतुल साहब को बच्चा हुआ। अतुल साहब आज भी हमारे आशीर्वाद है। हमारे कोऑपरेटिव चेयरमैन साहब जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारे कोऑपरेटिव चेयरमैन साहब जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। चेयरमैन साहब आ जाओ, एक फोटो हमारे साथ भी करवा चाहते हैं ये बात। साहब जिंदाबाद जिंदाबाद। ये हमारे बीच में भाई किशनवीर जी हैं। ये पहले ब्लॉक प्रमुख है, आज कोऑपरेटिव सोसाइटी के चेयरमैन है। मैं इनका हृदय से धन्यवाद करता हूँ और हमें आशीर्वाद देना है। मैं इनका और हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। किशनवीर सिंह जिंदाबाद। किशनवीर सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद। किशनवीर सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आने वाले समय में यही शहर के विधायक हम इनको विधायक देखना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं आज अपने उप जिलाधिकारी महोदय का हृदय से धन्यवाद करता हूं। और आप दूर दराज से हमारे साथी और तहसील प्रांगण में जितने भी आए हुए मेरे सभी प्यारे साथियों, मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूं। और आज जो धरना था ये शांतिपूर्ण धरना रहा और इसका एसडीएम साहब ने हमारी बात सुन करके छुप करके 3 बजे 2 बजे शुक्र में 2 बजे मीटिंग का आह्वान किया है। उसमें हम 7 लोग जो चुनिंदा व्यक्ति हैं वो आएंगे, अपनी बात रखेंगे। उसमें शहर के, क्षेत्र के, जिले के सभी अधिकारी होंगे और जिम्मेदार अधिकारी होंगे। आपकी बात को सुनेंगे और तथ्यों पर विचार करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। मजदूर एकता, मजदूर एकता, मजदूर एकता। उप जिलाधिकारी महोदय, उप जिलाधिकारी महोदय, उप जिलाधिकारी महोदय, एसीपी, एसीपी, एसीपी डॉक्टर कमल सिंह। सभी लोगों के आह्वान पे, ये किसी एक का आह्वान नहीं था। 26 कॉलोनी के जो भी पीड़ित श्रमिकगण हैं उन सब के आह्वान पर आप सभी लोग यहाँ उपस्थित हुए और आपकी बात को एसडीएम महोदय ने ध्यान से सुना और हमें विश्वास है कि वो जो भी आश्वासन यहाँ देकर गए हैं, वैसे इधर आ जाए, जो भी यहाँ आश्वासन देकर गए हैं वो हर हालत में पूरा करेंगे और इन 26 कॉलोनियों के आवासों की जो समस्या है उसके समाधान की दिशा के अंदर हम आगे बढ़ेंगे। अभी हमारे एक भाई पूछ रहे थे, ओमवीर जी भी पूछ रहे थे और दूसरे भैया जी भी पूछ रहे थे कि कहाँ चले गए थे। एक्चुअली सुबह मेरी बात हुई थी, यहाँ एक बार एसोसिएशन है, उसके हेड महेश यादव जी मुरादनगर के पास से गांव सुठारी है, उसके निवासी हैं। तो सुबह मेरी उनसे बात हुई थी कि भाई हमारे धरना होना है यहाँ तहसील के अंदर। तो ये यहाँ की प्रथा भी है और एक जरूरी चीज़ भी है कि जब भी कभी आपको किसी तरह तहसील के अंदर, थाने के अंदर कोई भी धरना प्रदर्शन किसी भी मांग को लेकर करना हो तो आपको कानूनी सहायता की आवश्यकता होगी। और कानूनी चीज़ों को जितना वकील लोग जानते हैं, और यहाँ तो वकीलों का एक सागर है, समुद्र है, तो उसमें एक बार एसोसिएशन है, उस बार एसोसिएशन के हेड है महेश यादव जी। सुबह मेरी उनसे बात हुई थी तो उन्होंने कहा था मैं आधे घंटे के अंदर पहुँच रहा हूँ। बीच में मुझे भी ध्यान नहीं रहा और शायद वो भी थोड़ा भूल गए। तो मैं इस बीच में उन्हीं के पास गया था, तो वो अपनी पूरी टीम के साथ आ रहे हैं
समर्थन देने के लिए। हमारे धरने को आज तो एसडीएम साहब ने बात सुनी, लेकिन आगे भी जरूरत पड़ेगी तो 2 मिनट केवल उसका इंतजार करते हैं, वो आ रहे हैं। महेश यादव जी, अन्य पदाधिकारी, सभी पूरी टीम के साथ हमारे धरने को आज ही नहीं भविष्य में भी जब जब आवश्यकता पड़ेगी सहयोग, सपोर्ट और आशीर्वाद देने के लिए उपस्थित है। और महेश यादव जी नहीं, बल्कि थोड़ा अच्छा रहेगा कि महेश यादव जी आप। हाँ जी, आपका भी इस अंत में हमारे मोदी बार विशेषज्ञ के सभी पदाधिकारी और सभी हमारे साथी जो है पूर्ण रूप से आपके साथ हैं, जिसके समर्थन में हम पत्र आपको जारी कर रहे हैं। हमारा संघर्ष मोर्चा आपको पूर्ण रूप से सहयोग का आश्वासन देता है। हमारे संघ उत्तम त्यागी जी हैं, पूर्व अध्यक्ष, वर्तमान हमारे इलाके जी जो हैं उपाध्यक्ष हैं, हमारे कार्यकारिणी सदस्य हैं सचिन शर्मा जी हैं, हमारे चौधरी साहब हैं, तो हमारे सभी सदस्य आपके संघर्ष में आपके साथ हैं। सबसे पहले तो आज उपस्थित सभी कॉलोनी वासियों का स्वागत करता हूँ तहे दिल से, तो उन्होंने इस तरह का अच्छा कदम कॉलोनी के हित में, सभी अधिवक्ताओं के हित में, जो कॉलोनी निवासियों सबके हित में ये जो कदम उठाया है, उसके लिए बागेश्वर मोदीनगर के जो जितने भी अधिवक्ता हैं और हमारी पूरी कार्यकारिणी, हमारे पूरे पदाधिकारी आपके साथ पूरे से उनका मिलाकर हैं। मैं पूर्व अध्यक्ष बागेश्वर मोदीनगर होने के नाते और अपने जिम्मेदारी से ये शब्द आपसे कह रहा हूँ कि हमारे जितने भी अधिवक्ता हैं, चाहे वो कॉलोनी में उसमें रह रहे हैं नहीं रह रहे हैं, लेकिन आप भी आप रह रहे हैं, हमारा परिवार है, आप हमारा परिवार हो, हम आपके साथ हैं और आपके साथ हमारे सारे अधिवक्ता मोदीनगर समाज आपके साथ रहेगा और हमेशा निरंतर जब भी आप इस तरह का कोई कार्यक्रम करोगे हम आपके साथ रहेंगे। अभी थोड़ी देर पहले मैं एसडीएम साहब के पास ही बैठे थे, मैं और सचिव साहब, तो हमने आपके बारे में स्पेशली ये बैठ के आधा घंटा में बैठ के गए, तो ये चर्चा करें, तो हम आपके साथ हैं और जो भी जैसी भी आपको जिस तरह की भी आवश्यकता हो, तन मन धन से हम आपके साथ। जिलाधिकारी महोदय 10 मिनट पहले एक आश्वासन देकर गए हैं कि हमारे महेश जी, तेजपाल जी, मैं तो अनुपस्थित था, लेकिन मैं अनुपस्थित हूँ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सभी की एक सामूहिक लड़ाई है, सामूहिक प्रयास है। तो उसमें जिलाधिकारी महोदय, उप जिलाधिकारी महोदय ने आश्वासन दिया शुक्रवार को हमें बिजली विभाग से बहुत बड़ी दिक्कत है और ईओ साहब से सबसे बड़ी दिक्कत है, क्योंकि जो नियमितीकरण के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है ईओ मोदीनगर है। तो उन्होंने उनको भी कॉल किया, तो आप लोगों से भी अनुरोध रहेगा कि आप लोग भी उपस्थित रहें उस मीटिंग के। सभी अधिवक्तागण आपके साथ सहयोग में हैं, सहयोग में रहेंगे, जो भी आपकी लड़ाई होगी उसके साथ रहेंगे और ये अपेक्षा करते हैं जितनी हमें आवश्यकता होगी हम सब बिल्कुल पूर्ण सहयोग करेंगे। धन्यवाद। सभी पदाधिकारियों का एक बार नहीं लाख बार धन्यवाद। और अब हम अपनी इस मीटिंग को सभी आए लोगों को सबका बहुत बहुत धन्यवाद, मीडिया कर्मियों का धन्यवाद, यहाँ के पुलिस कर्मियों का धन्यवाद और यहाँ के तहसील प्रशासन का धन्यवाद, यहाँ की आबो हवा का भी धन्यवाद। भारत माता की इंकलाब।